के मुखिया हैं कि इस श्री राम कथा का आयोजन के बारे में विस्तृत तरीके से आप पत्रकार भाइयों को बताएं। श्रीमान महेश गुप्ता जी। आज की इस वार्ता में आप सभी का बड़ा हार्दिक स्वागत। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? नहीं कैसे कहाँ पर हो जाती? मंगल में प्रवास की अवधारणा पूज्य विजय कौशल जी महाराज ने 2008 में प्रारंभ की। सामान्यतः हम सबके ध्यान में है क्या संयुक्त परिवार घटते जा रहे हैं और लगभग हमारी आदि समस्याओं का जो पारिवारिक समस्या है उनका कारण भी यही कि संयुक्त परिवार के क्षीण होने से बहुत सारी ये समस्याएं बढ़ रही हैं। परिवार में लगातार टेंशन, कलह, आपस की दूरी, विघटन। महाराज जी क्योंकि कथावाचक हैं, पूरे भारत में भ्रमण करते हैं और सामान्यतः परिवार में ही रहते हैं। जब भी कथा वार्ता के लिए कहीं भी जाते हैं तो उनका निवास परिवार में ही रहता है। सन्यासी होने के साथ साथ गृहस्थ लोगों से बड़ा नजदीक का संबंध। वो ऐसे सन्यासी नहीं है जो गिरा पंद्रहों में बैठ करके तपस्या करते रहे। इस पारिवारिक वातावरण को ठीक करने के लिए मंगल में परिवार के कुछ सूत्र महाराज जी ने सुझाए। ये जो कार्ड है इसमें मंगल में परिवार के बारे में आपको दिया है, मैं उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूँ। 2008 में संपूर्ण उत्तर प्रदेश में महाराज जी ने भ्रमण किया। लगभग 150 पौने 200 सभाएं पूरे वर्ष भर की उन्होंने जगह जगह जाकर के। 2009 में यहाँ हमने राम कथा कराई सरस्वती विद्या मंदिर के भवन निर्माण के लिए। उस समय तक इस अवधारणा को उन्होंने पूरे प्रदेश में फैलाया, पूरे देश में फैलाया। 2011 में भी इसी अवधारणा को और अच्छी गति देने के लिए हमने यहाँ पर 2500 परिवारों का सामूहिक यज्ञ नोएडा सिटी सेंटर पर किया था। आप सब लोग उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं। अनेक परिवारों में उस समय से अमावस्या और पूर्णिमा के दिन छोटा सा हवन लोग करते आ रहे हैं। इस मंगल में परिवार की अवधारणा चलती रहे। महाराज जी ने प्रारंभ में इसको कोई संगठनात्मक रूप देने के लिए मना किया था। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, महाराज जी से उनके पुराने संबंध भी हैं। योगी जी का वृंदावन आने जाना प्रारंभ हुआ तो योगी जी की बड़ी इच्छा थी कि वृंदावन में कुछ अच्छे काम हो और महाराज जी भी वृंदावन से बड़ा लगाव रहा, बचपन से वृंदावन में ही रहे। वृंदावन की दो समस्या महाराज जी लगातार सबके सामने रखते रहे। एक तो जो वृंदावन का साधु है वो बहुत गरीब है। सामान्यतः वृंदावन में वृंदावन बास लेते हैं और अपने भजन पूजा में लगे रहते हैं और भिक्षा मांग करके अपना गुजारा करते हैं। ओल्ड एज में आकर के कहीं बीमार हो जाएं तो उनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है। तो महाराज जी की बड़ी इच्छा थी कि वृंदावन में एक बड़ा अस्पताल, अभी तक केवल रामकृष्ण मिशन का टीबी अस्पताल है, तो एक बड़ा अस्पताल बने। महाराज जी को मौका मिला हरिद्वार में स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन का 10वां हॉस्पिटल। स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन इस समय 14 अस्पताल चला रहा है पूरे उत्तराखंड में और भारत में। दिल्ली में भी है, वृंदावन में भी है और उत्तराखंड में 10 अस्पताल होंगे। पहाड़ों पर चिकित्सा सुविधाएं बहुत कम उपलब्ध है। हरिद्वार में जब 10वें अस्पताल का उनका उद्घाटन कर रहे थे उसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूज्य महाराज जी को जाने का अवसर मिला और उन्होंने अपने भाषण में अपने आप को ऑफर किया
कि भाई एक अस्पताल आप वृंदावन में बनाएं और मेरी जो आश्रम है उसको हॉस्पिटल के लिए ले सकते हैं। 30 एकड़ में उनका आश्रम है। सारी व्यवस्थाएं शुरू हुई। क्योंकि गवर्नमेंट ने उस पर कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं किया, ये खादर में है, एक मंजिल केवल इसमें बन सकती है। महाराज जी का लगा कि तो भाई अब इच्छा पूरी नहीं हुई। देखिए, भगवान को जो काम कराना होता है वो करा ही लेते हैं। उनके शिष्य परिवार में लक्ष्मी गोयल जी, सुभाष गोयल जी के छोटे भाई हैं। उनको जब पता लगा तो गरुड़ गोविंद के पास उन्होंने 3000 गज जमीन अपनी उस प्रोजेक्ट के लिए दान दिया। 200-250 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। शिष्य परिवार से, उसमें बाकी देश से जब ये कार्य शुरू हुआ तो सब तरफ से कमिटमेंट मिले। आज ये अस्पताल तैयार है, यहाँ ओपीडी और बाकी चीज़ें शुरू हो गई हैं। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। लगभग 200 करोड़ की इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है। हॉस्पिटल शुरू हो गया है। तो ये कार्य वहाँ के साधुओं के लिए ये निःशुल्क रहेगा। जो भी साधु वहाँ जाएंगे, चाहे जो उनको सुविधा चाहिए सब मिलेगी। बाकी के लिए भी निःशुल्क है, लेकिन साधुओं के लिए विशेष रूप से। दूसरा निवेदन महाराज जी ने पूज्य योगी जी के सामने रखा कि वृंदावन में, वृंदावन धाम है और इसके धामी है भगवान कृष्ण। धामी की इच्छा के बिना वृंदावन में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। और यहाँ पर जो यात्री आते हैं बहुत गरीब, बसों में आ गए, उड़ीसा से, वेस्ट बंगाल से, पूर्वी उत्तर प्रदेश से, साउथ से बसों में यात्राएं करते हुए पहुँचते हैं। बसों की तो जुगाड़ कर लेते हैं आने जाने की। भोजन के लिए वो अपनी पोटरी ले आते हैं। ईंटों की जुगाड़ करी, लकड़ी बल्टी बीनी और खाना बनाया। महाराज जी प्रारंभ में ज्ञान गुदड़ी आश्रम हुआ उनका था परिक्रमा मार्ग पर। आप सब लोगों के ध्यान में आया होगा कि म्यूनिसिपैलिटी का जो अहाता है, बहुत बड़ा अहाता है। पहले सारी बसें वहीं रुकती थी। अब तो चूंकि वृंदावन में बहुत लोग आने जाने लगे हैं, वृंदावन में तो प्रवेश करना ही बड़ा मुश्किल है बसों का और गाड़ियों का, लेकिन पहले वहीं रुकती थी। महाराज जी बचपन में देखा था कि वहाँ गाड़ियों में लोग आए और अपना चादर बिछा के वहीं बगल में सो गए। हीटर लगा करके कोई लकड़ी वड़ी बीन के भोजन बना लिया तो मौसम की मार और सबसे ज़्यादा बंदरों की मार। पता लगा बाप पूरा भोजन तैयार है, दाल चावल तैयार है और बंदर ही लुढ़का गया। तो इस तरह से उनको बड़ी तकलीफ हुआ करती थी। योगी जी के साथ उन्होंने एक निवेदन किया कि भाई इनके भोजन की कुछ व्यवस्था, वैसे भी सनातन धर्म के तीर्थों में भोजन की व्यवस्था बहुत कम है। क्योंकि वृंदावन आपकी सूची में है, अयोध्या के बाद आप वृंदावन को ही रखने वाले हो सबसे आगे, मथुरा वृंदावन में। तो यहाँ भी एक भोजनालय की आवश्यकता हम सब महसूस करते हैं। अगर इस कार्य को भी आप अगर गति दे दें, आप हाथ लगा दें, तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों का भी पुण्य होगा। और यहाँ जो यात्री आते हैं दूर दूर से, उन सबको एक बढ़िया सुविधा खाने की मिल जाएगी। योगी जी ने कहा कि देखो सरकारी स्तर पर तो ये काम होनी चाहिए, क्योंकि सरकार कोई भी काम चलाती है तो जो काम देखने वाला अफसर है उस अफसर के ऊपर निर्भर रहता है कि वो अगर ठीक से कर रहा है तो ठीक से हो रहा है। अगर उसके मन में कुछ फर्क आ गया तो काम बेकार हो जाता है। और एक बार अगर उसकी ख्याति खत्म हुई तो भविष्य में चलेगा नहीं। उन्होंने कहा भोजन का काम अगर आप संभाल सकते हैं तो आप संभालें। तो योगी जी ने कहा कि आप संभालें। तो महाराज जी ने कहा ठीक है हम संभालेंगे, क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा हम भवन आपको दे देंगे। 2000 गज जमीन चिन्हित की उन्होंने। शैलजाकांत मिश्रा जी वहाँ पर 10-50 ट्रस्ट के चेयरमैन है, उनको उन्होंने कहा कि भाई सारे काम को आप 2000 गज जमीन। शैलजाकांत जी हम सबसे परिचित है, गाजियाबाद में एसपी थे। 2000 गज जमीन अटल्ला चुंगी के पास मेन रोड पर, मथुरा वृंदावन रोड पर 2000 गज जमीन चिन्हित की गई। भवन निर्माण का सारा जिम्मा ब्रज विकास ट्रस्ट को दिया और ये भवन अगस्त 2022 में तैयार हो गया। जन्माष्टमी 2022 के दिन आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने इस भवन का लोकार्पण किया। और इस कार्ड को आप देखेंगे, इस कार्ड में 2 चित्र हैं योगी जी के। ये 19 अगस्त 2022 के चित्र हैं, जब लोकार्पण करते समय
पूज्य योगी आदित्यनाथ जी अपने हाथों से वृंदावन को, उस संतों को उन्होंने बुलाया था, अपने हाथों से भोजन परोस रहे हैं। उस दिन से लेकर ये लगातार रसोई, श्री जी की रसोई चल रही है। दिसंबर 2024 तक लगभग 9 लाख लोग इस रसोई में भोजन कर चुके हैं। आप कभी जाएं, इस रसोई में बहुत बढ़िया एम्बियंस है। आज हमारे साथ पवन अग्रवाल जी थे, ये भवन उन्होंने बना के दिया। पवन अग्रवाल जी हमारे आज यजमान हैं, चले गए। पवन अग्रवाल जी ने उसकी पूरी एयर कंडीशनिंग की है। यहीं के एक सज्जन गौरव पाशने 128 सेक्टर में रहते हैं, उन्होंने सारी किचन की व्यवस्था की है, सारे फर्नीचर की व्यवस्था की। बहुत आदर के साथ जो यात्री वहाँ आते हैं, मैं यात्री इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ पर प्रवेश केवल आधार कार्ड देख करके, आधार कार्ड में अगर लोकल एड्रेस नहीं है तभी वहाँ प्रवेश मिलता है। मतलब ये रसोई यात्रियों के लिए ये भली भांति वहाँ आने वाले सब लोग जानते हैं। यात्री आते हैं, चमाचम स्टेनलेस स्टील की टेबल चेयर है, स्टील का सारा क्रॉकरी है, लगी मिलती हैं। आए बड़े सम्मान के साथ बैठे, भोजन उन्हें परोसा जाता है। भोजन परोसने के बाद वो अपने उठें, थाली उठाने की भी ना किल्लत नहीं। जैसे हम अपने परिवार में अपने गेस्ट को बुलाते हैं, बाकायदा डाइनिंग टेबल पर उसको बिठाते हैं, भोजन कराते हैं और हम स्वयं थाली उसकी उठाते हैं। ऐसे हमारे यहाँ के सेवादार उनकी थाली उठाते हैं और उन्हें सम्मान विदा करते हैं। मतलब उस रसोई में आने के बाद तनिक भी किसी भी तरह का कोई इंफीरियरिटी किसी भी यात्री के मस्तिष्क में नहीं रह सकती। जैसे परिवार में वो आया हो, राधा मैया श्री जी वहाँ बैठी हो और वो भोजन करा रही, इस तरह का उनको दृश्य, इस तरह का 2,500-3 हजार लोग डेली वहाँ भोजन करते हैं और उस भोजनालय की सारी व्यवस्था हम सब लोग मिलकर करते हैं। पूज्य महाराज जी से हमने निवेदन किया कि भाई नोएडा के लोग भी इसमें धीरे धीरे जुड़ेंगे। लगभग 200 परिवार प्रारंभ से ही जुड़े हुए हैं। अब की बार हमने 1100 परिवारों को इससे जोड़ने का एक बीड़ा उठाया। मंगल में परिवार के सब लोगों ने, सब लोग बैठे हुए यहाँ पर, और इस कथा को हमने उसके कंक्लूजन पर रखा। इस सारे कार्य में 100 लोगों की टोली लगी हुई है। पहला कंट्रीब्यूशन उनका, और उनको 9 मित्र मंडल, अपने मित्र मंडल से, रिश्तेदारों से उनको प्रयास करके वो जोड़ रहे हैं। हमें लगता है अब तक 400 परिवारों से 200 की सूची हमारे पास आ चुकी है। 400-450 परिवारों से संपर्क हो चुका है। हमें पूर्ण विश्वास है कि 9 तारीख तक, जब तक कथा का समापन होगा, हम इस 1100 की संख्या को अचीव कर लेंगे। 11,000 रुपये वार्षिक के हिसाब से एक कंट्रीब्यूशन तय किया है महाराज जी ने। आप अगर 1100 की राशि को 365 से अगर डिवाइड करेंगे, हमारे संदीप जी बैठे, उन्होंने बड़ा बढ़िया फॉर्मूला दिया, 30 रुपये आता है। मंगल में परिवार को आपने एक तरह से 11,000 रुपये दिया। आजकल CSR का ज़माना है, कंपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का। कंपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में हम 2% अपनी प्रॉफिट का देते हैं, और जो इंस्टीट्यूशन उसको कहते हैं भी ये काम आपने करना। तो इसी तरह 11,000 रुपये परिवार एक अगर मंगल में परिवार को दे रहा है, और वो एक तरह से कह रहा है कि भाई हमारे ब्याह पर आप वर्ष भर एक श्री जी के गेस्ट को, बिहारी जी के गेस्ट को आप भोजन कराते रहें। तो ये 11,000 रुपये की राशि की ऐसी अपील हमने पूरे समाज से की है, और उसके कंक्लूजन पर ये कथा आमंत्रित की है। पूज्य महाराज जी की 7वीं-8वीं कथा है नोएडा में, हम सबने कथा श्रवण किया है। कथा सुनते सुनते भी मन कभी भरता नहीं। जब भी कथा सुनेंगे हमेशा नूतन लगती है, कथा की नवीनता कभी खत्म नहीं होती। तो इस कथा के श्रवण के लिए पूरे नोएडा से हमने सबको बुलाया है। बहुत उत्तम व्यवस्था की है। वाटर प्रूफ टेंट लगेगा पूरा। अगर बरसात की भी कहीं कोई हमें इंद्र देवता की कृपा भी हो, तो कम से कम कथा श्रवण में किसी को कोई व्यवधान ना आए। नोएडा वासी, चूंकि नोएडा बहुत फैला हुआ है, दिन में 3 से 6 कथा रहेगी है, और 3 से 6 लगभग सब लोग यहाँ बहुत समृद्ध हैं, सबके परिवार में गाड़ियाँ हैं। फिर भी दिन के समय गाड़ियों का उपयोग सामान्यतः घर के पुरुष वर्ग करता है,
कोई व्यवसाय में जा रहा है, कोई पढ़ने जा रहा है, कोई कॉलेज जा रहा है, महिलाओं के पास वो सुविधा नहीं होती, और जो घर में बुजुर्ग हैं उनके पास सुविधा नहीं होती। तो उनको लाने ले जाने के लिए हमने गाड़ियों की व्यवस्था की है। जीपी शर्मा जी अगर हैं, जीपी शर्मा जी हमारे ब्रह्मा ट्रेवल्स वाले हैं, उन्होंने इस सुविधा को दिया है। पत्नी बैठी हुई है। पूरे नोएडा से जहाँ जहाँ पर भी लोग आना जाना चाहेंगे इस कथा में, इसके माध्यम से ये सुविधा उनको उपलब्ध रहेगी। महाराज जी के बारे में एक बात सब लोग जानते हैं, महाराज जी ने अगर 3 बजे का समय दिया है किसी आयोजन में आने का, तो महाराज जी 2:59 पर उस पंडाल में होते हैं। अगर समापन 6 बजे का है तो महाराज जी 6 बजे क्रॉस नहीं करते, 6 बजे तक आरती हो जाती है। तो इतनी सर्टेनिटी रहती है आने जाने की, इसलिए बसों के आवागमन में कोई व्यवधान नहीं होने वाला। आप सब लोग निसंकोच कह सकते हैं कि भी बसों के आने जाने की कथा में व्यवस्था है। एक सुरक्षा का भी रहता है। तो अभी आपके आते आते तक सचिन जी यहाँ बैठे हुए हैं। सचिन जी कहाँ भी जरा, सचिन जी पीछे हैं। सचिन जी युवा शक्ति संगठन करके YSS एक संगठन चलाते हैं। बहुत यंगस्टर्स आपने जोड़ रखे, लगभग 150-200 की टीम है इनकी। विभिन्न महाविद्यालयों के बच्चे अभी आए थे, सब MET का था, कोई DPS का था, सब बच्चों को जोड़ रखा है। ऐसे बच्चों का एक वॉलंटियर्स का ग्रुप इस कथा में सुरक्षा की देखभाल करेगा, पंडाल में, पंडाल के बाहर भी। सिक्योरिटी गार्ड की भी समुचित व्यवस्था हमने की है। और हमारे तमाम वॉलंटियर्स, हम सब स्वयंसेवक ही हैं जो कथा में लगे हैं, ये सब इसकी कथा की सुरक्षा व्यवस्था में रहेंगे। किसी भी तरह की सुरक्षा का कोई उल्लंघन, वैसे तो कथा में आने वाले जो लोग हैं ये भीड़ का तंत्र नहीं है, भीड़ के पार्ट भी नहीं है। सब नोएडा के अच्छे परिवार हैं जो आ रहे हैं, सब बहुत अनुशासित है और बहुत सभ्य और एक तरह से सुसंस्कृत लोग आते हैं। तो किसी तरह की सुरक्षा की भी कोई दिक्कत है नहीं। साथ में हम सब लोगों की टीम रहेगी। कथा में पूरा पंडाल है, पार्किंग की समुचित व्यवस्था है, छोटा सा मार्केट भी रहेगा। किसी को कोई अगर ज़रूरत पड़ जाती है, कुछ खाना है, कोई और सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है, तो जब 15-20 दुकानें रहेंगी। नीरज जी हमारी उन दुकानों की सारी व्यवस्था देख रहे हैं। किसी भी तरह की कोई भी मुझे लगता नहीं कि व्यवस्थाओं की दृष्टि से त्रुटि होगी। महिलाओं का बहुत सक्रिय योगदान है। मातृशक्ति बैठी हुई है। 31 तारीख को प्रातः 10 बजे, 9 बजे हमने सबको बुलाया है, कलश पूजन करेंगे। 31 तारीख को एक कलश यात्रा छोटी सी केवल नोएडा स्टेडियम के बाहर, आधा स्टेडियम सेक्टर, ये जो हमारा गेट है, गेट नंबर 7, इससे प्रारंभ करते हुए 4 नंबर गेट से अंदर आएंगे। ये सारे जो काम, आज का भी जो भूमि पूजन का कार्यक्रम था, कलश यात्रा का कार्यक्रम था, इस सब में मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो रहा है। और कथा में पूरा नोएडा के लोग आएंगे, श्रवण करेंगे। आप सबसे प्रार्थना है हमारे इस संदेश को आप जन जन तक पहुँचाएँ और आप प्रत्यक्षदर्शी बने सबके। आप लगातार इस कथा में आएँ, श्रवण करें, हमें आप आएँ, अपनी सूचना दें तो हम उच्च स्थान आपको देने की कोशिश करेंगे। वैसे तो कथा में बिल्कुल जो बैठने की व्यवस्था है, आजकल सामान्यतः थोड़ा घुटने सबके कमज़ोर हो गए हैं और जो बुजुर्ग आते हैं उनके बहुत ही कमज़ोर हैं। केवल 300-400 जो बहुत उत्साही लोग हैं वो सामने बैठ के कथा श्रवण करेंगे। बाकी सबके लिए हमने कुर्सियों की व्यवस्था की। तो ये संपूर्ण व्यवस्था मैंने आपके सामने रखी है। इस पूरी कथा की बैकग्राउंड आपके सामने रखी है। श्री जी रसोई की बैकग्राउंड आपके सामने रखी है। आज जो सेवा चल रही है उसके बारे में मैंने आपको निवेदन किया है। अगर आपके मन में और कोई प्रश्न हो, कोई आपको उत्कंठा हो, कोई आपकी जिज्ञासा हो, तो वो भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसका एक समुचित उत्तर आपको दे सकूँ। 1 तारीख को कोई हिमाचल के वो आ रहे हैं सर? विनोद जी कह रहे हैं 1 तारीख को मुख्य अतिथि के रूप में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आदरणीय शिव प्रताप शुक्ला जी को हमने आमंत्रित किया है। हम नोएडा अथॉरिटी के जो CEO हैं M लोकेश जी, उनको भी निमंत्रित करने गए थे। उन्होंने भी हमें एश्योर किया है कि वो 1 तारीख को रहेंगे और गवर्नर साहब ने भी हमको कहा है कि 1 तारीख को आने का वो पूरा प्रयास करेंगे। अब बताइए।